राज शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11 से रिलेटेड चैप्टर 1 से हम शुरुआत करेंगे और मेनली हमारा फोकस है, चूँकि चैप्टर 1 में आपको बेसिक कंप्यूटर्स के बारे में आपको जानकारी दी जाती है और चैप्टर 1 कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड है और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानकारी करेंगे। इसके साथ ही डिफरेंट जो मीडिया होते हैं, वेदर आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस और भी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। मेनली फंडामेंटल से आप समझ रहे हैं, जो भी चीज़ें इस चैप्टर में डिस्कशंस होगी वो जो बेसिक जानकारी कंप्यूटर से रिलेटेड हमें चाहिए वो आपको इसमें मेंशन होंगे। तो चलते इसको डिफरेंट स्लाइड्स के माध्यम से हम इसको अध्ययन करेंगे इस चैप्टर के बारे में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आप देख रहे हैं हमने इंट्रोडक्शन लिया है। कंप्यूटर फंडामेंटल्स कवर द एसेंशियल कंसेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस इंक्लूडिंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी एंड बेसिक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। जैसा अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया कि इसमें जो भी कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, ये बेसिक कुछ कंसेप्ट्स होंगे। किसके बारे में? कुछ इसके ऑपरेशनल टूल्स होंगे, इसमें कुछ हार्डवेयर्स आएंगे, कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी, इसके स्टोरेज कैपेसिटी मतलब मेमोरी एलोकेशन के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी और कुछ कंप्यूटर्स के ऐसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो बेसिकली डिफरेंट मीडियम के माध्यम से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल वे में, वेदर हम उसको ऑफिस में यूज़ कर रहे हैं, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर रहे हैं, या डिफरेंट जैसे इसरो आपका हुआ है, या डिफरेंट सैटेलाइट्स जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सुपर कंप्यूटर्स वगैरह यूज होते हैं। तो हर टाइप का हम इसमें डिस्कशंस करेंगे। डिपेंडेबल किस पे रहेगा? तो उसके साइज़ पे, उसके स्पीड पे और कितनी उसकी कैपेसिटी होती है। फिर हम यहाँ पे मेंशन किया है हमने कि ए कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस रॉ डेटा इनटू इंफॉर्मेशन वाया इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। ये बेसिक आप ऑलरेडी 9th-10th में भी या उसके पहले भी 7-8 क्लास में आप पढ़ते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। मेनली चूँकि आप क्लास 11 के स्टैंडर्ड पे आ गए हैं तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। कंप्यूटर है क्या? ये तो सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, बट मेनली इसमें 3 चीज़ होते हैं। पहला, आप जो डेटा फीड करते हैं किस माध्यम से? इनपुट के माध्यम से। तो पहला जो आपने इनपुट इंस्ट्रक्शन दिया। दूसरा चीज़, कंप्यूटर उसके अंदर क्या प्रोसेस किया। आप जानते हैं उसके अंदर सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर रजिस्टर होते हैं, बहुत सारे छोटे सर्किट्स उसमें डिज़ाइन होते हैं। तो उस सारे चीज़ों को यूज़ करके उसने प्रोसेस किया। तो एक हमने बोला इनपुट, दूसरा कंप्यूटर के माध्यम से वो प्रोसेस हुआ उस डेटा को, और तीसरा अब जो हमें आउटपुट चाहिए हमारे स्क्रीन पे, जो आप मॉनिटर यूज़ कर रहे हैं उसके माध्यम से आपको डिस्प्ले होता है। तो मेनली 3 चीज़ें यहाँ पे हुई, एक इनपुट, एक आपका प्रोसेस और तीसरा आउटपुट। तो 3 आप याद रखेंगे। कंप्यूटर यही डिफिनीशन है, इससे अलग कुछ है नहीं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो है ही, ऑलरेडी आप जानते पहले से। की कंपोनेंट्स इंक्लूड द सीपीयू, जैसा अभी हमने आपको बताया कि उसमें क्या क्या डिवाइसेस होते हैं, क्या क्या मेमोरी एलोकेशन होते हैं, जिसके तहत वो हमारा इनपुट डेटा लेता है, वो प्रोसेस करता है और उस माध्यम से हमें आउटपुट रिजल्ट देता है। तो की कंपोनेंट्स इंक्लूड द सीपीयू। सीपीयू आप जानते हैं कंप्यूटर का मेमोरी होता है, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में भी पिछले क्लासेस में, 7, 8, 9, 10 सभी में ये एक्सप्लेन रहता है। इनपुट डिवाइसेस, किस माध्यम से हम डेटा को फीड करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को। तो कीबोर्ड हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, माउस यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, आप आगे के स्लाइड में भी देखेंगे और पिछली कक्षाएं में भी आपने पढ़ा होगा। एंड आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट किस मीडियम से आपको मिलता है? ये भी हार्डवेयर कंपोनेंट है, जैसे मॉनिटर आपका हुआ, बहुत सारे आप देखेंगे अलग अलग आपके स्कूल में स्मार्ट बोर्ड लगे रहते हैं, वो भी टीवी जो आप स्क्रीन बोलते हैं, सारा चीज़ आपको आउटपुट के माध्यम से उस पर डिस्प्ले होता है। तो ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और इस स्लाइड में अब देख रहे हैं कोर कंसेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल्स। अभी तो हमने इंट्रोडक्शन दिया इजी वे में, अब देखते हैं एक एक पार्ट को हम धीरे धीरे इसमें एक्सप्लेन करेंगे। पहला हमने लिया इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट मीन्स डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड्स एंड माउस
दैट फीड डेटा इनटू द सिस्टम। आप डेटा फीड करते हैं किसके माध्यम से, तो कीबोर्ड और माउस के बारे में। उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो डेटा आपका प्रोसेस होता है वो सीपीयू के अंदर प्रोसेस होता है। सीपीयू के अंदर भी बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट जुड़े होते हैं जो आपके डेटा को प्रोसेस करता है, ठीक, नोन एज द ब्रेन। चूँकि आप जानते हैं सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा गया है। इट कंसिस्ट ऑफ द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। मेनली याद रखेंगे सीपीयू में दो अहम चीज़ होता है, पहला आपका एएलयू, दूसरा आपका सीयू। एएलयू का काम है जितने भी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के तहत जितने भी अरिथमेटिकल डेटा होता है, आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इससे रिलेटेड जो भी काम होता है वो एएलयू प्रोसेस करता है उसके अंदर। कंट्रोल यूनिट का मेनली काम रहता है डेटा यूजर से लेना और कंप्यूटर से जो भी प्रोसेसेस हुआ है, जो भी सीपीयू से प्रोसेसेस हुआ है, फिर यूज़र को वापस करना आउटपुट के रिजल्ट। तो ये जितने भी इंस्ट्रक्शन चल रहे होते हैं सारा कंट्रोल होता है, जिसको सीयू बोलते हैं सीपीयू में, कंट्रोल यूनिट के माध्यम से। फिर मेमोरी यूनिट आता है, स्टोर्स डेटा टेम्पोररी। अब जो भी डेटा आप जानते हैं, आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा कि कंप्यूटर मेमोरी में जैसे रैम के बारे में आपने पढ़ा होगा, रोम के बारे में आपने पढ़ा होगा, कुछ हार्ड डिस्क के बारे में आपने पढ़ा होगा, कुछ फ्लॉपी डिस्क या एक्सटर्नल डिफरेंट टाइप्स का डिवाइसेस हम उसमें यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे एक टर्म आया टेम्पररी, मीन्स आप जब डेटा इनपुट कुछ भी अगर इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को अलॉट करते हैं तो वहाँ पे डेटा टेम्पररी उसके मेमोरी में सेव होते हैं, वो मेन मेमोरी नहीं रहता है, वो आपका टेम्पररी मेमोरी होता है। मेन मेमोरी जब आप डेटा कभी अगर उसका आप सेव कर रहे हैं कंप्यूटर में किसी फाइल के माध्यम से, तब वो डेटा आपके हार्ड डिस्क या कोई एक्सटर्नल डिवाइसेस रहे उस पर सेव होता है। बट डेटा जब इनपुट कर रहे होते हैं तो वो रैम में स्टोर आपका रहता है। और जो डेटा आप, जैसे सिंपली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि कंप्यूटर जब आप शट डाउन कर रहे होते हैं तो अगर उसी टाइम में आप वर्ड या एक्सेल या किसी भी प्रोग्रामिंग कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप रन कर रहे हैं, उस पर कोई काम कर रहे हैं और ऑटोमेटिक आप शट डाउन कर रहे हैं विदाउट सेव किए हुए अपने डॉक्यूमेंट को, तो पता चलेगा वो दोबारा जब आप ओपन करेंगे कंप्यूटर उस पर वो डेटा सेव नहीं रहता है, ठीक ना। तो वो टेम्पररी मेमोरी में जब आप काम कर रहे होते हैं तो डेटा आपका सेव होता है, ठीक, जिसको प्राइमरी या रैम भी बोल सकते हैं, और परमानेंटली सेकेंडरी या हार्ड ड्राइव। एक प्राइमरी आपका हुआ जिसको रैम के माध्यम से जब आप डेटा टेम्पररी सेव होता है कंप्यूटर में, और जब उस डेटा को पूरी तरह से आप परमानेंटली सेव कर देते हैं तो आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस बोल सकते हैं, या हार्ड ड्राइव जो हार्ड डिस्क होते हैं आपके कंप्यूटर में उसके डेटा में वो सेव होता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड में कुछ और भी इसमें टर्म्स है, जैसे आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर्स एंड प्रिंटर्स दैट डिस्प्ले प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होता है कंप्यूटर के अंदर, सीपीयू के अंदर, वो आपको डिस्प्ले करता है किस डिवाइसेस के अंतर्गत, मॉनिटर के, मतलब जो भी स्क्रीन डिस्प्ले यूनिट होगा उसे। फिर हार्डवेयर एक टर्म है। हार्डवेयर आप समझ रहे हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स, एग्जांपल मॉनिटर, सीपीयू, सर्किट बोर्ड्स, जिसको आप देख रहे हैं, ठीक ना। जो भी आपका डिवाइसेज है, मॉनिटर हुआ, माउस हुआ, प्रिंटर हुआ, ठीक ना, ये सभी जो है हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। फिर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर होता क्या है, प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस दैट इनेबल द हार्डवेयर टू परफॉर्म टास्क। देखिए, हार्डवेयर के माध्यम से सॉफ्टवेयर को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे हम माउस के माध्यम से कुछ डेटा फीड किए, कुछ अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ कोडिंग कर रहे हैं, कीबोर्ड के माध्यम से कुछ इंस्ट्रक्शन फीड किए। तो सॉफ्टवेयर मतलब हार्डवेयर के माध्यम से हम कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, किसमें, तो वो हमारा सॉफ्टवेयर जो भी इंस्टॉल हम किए हुए रहते हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें यूज़ करना है, या कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड MS वर्ड, ऑफिस पैकेजेस वगैरह यूज़ करने हैं, तो सारे सॉफ्टवेयर के तहत वो ऑलरेडी हमारा डिज़ाइन रहता है मॉडल, और हार्डवेयर के माध्यम से उसमें हम इंस्ट्रक्शन देते हैं टू परफॉर्म टास्क। एग्जांपल जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशंस, ये जितने भी हुए ये सॉफ्टवेयर हमारा हुए। सॉफ्टवेयर को भी डिफरेंट कैटेगराइजेशन में डिवाइड किया गया है, जो आगे आने वाले जो भी स्लाइड्स होंगे उसमें आप अध्ययन इसके बारे में करेंगे। एप्लीकेशंस मतलब जो भी आप जैसे ऑफिस का पैकेजेस वगैरह आप यूज़ करते हैं, MS वर्ड यूज़ करते हैं,
MS पावर पॉइंट आप यूज करते हैं, एक्सेल यूज करते हैं, ये सारा एप्लीकेशंस है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग ऑलरेडी किया हुआ है, जिसके माध्यम से हम कोई डॉक्यूमेंट या टेबल या जो भी हमें चाहिए या प्रेजेंटेशन आपको डिज़ाइन करने हैं, तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के माध्यम से जो भी हमारा इंस्टॉल प्रोग्राम है उस पर हम वो काम करते, उसका हम यूटिलाइज़ करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं हमने एक डायग्राम लिया। डायग्राम जितने भी अभी 2-3 जो भी स्लाइड्स हमने एक्सप्लेन किया पीछे, उसका यहाँ पे एक हमने मेंशन किया है डायग्राम के माध्यम से। जैसे आप देख रहे हैं, अभी हमने आपको बताया था जो भी इनपुट डेटा आप फीड करते हैं, जो भी प्रोसेस होता है, जो भी आउटपुट आपको डिस्प्ले होता है, एक मॉडल यहाँ डिज़ाइन किया गया है जो सेंट्रल पॉइंट में हमने रखा है, जैसे CPU। अब जानते हैं CPU के अंदर जितने भी मेमोरी एलोकेशंस वगैरह होते हैं, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं हमने रैम लिया है, वो भी CPU के अंदर ही हमने डिफ़ाइन किया है। HDD और CD, HDD आप जानते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, जो भी हमारा जितने भी कैपेसिटी का उसमें मेमोरी एलोकेट रहता है, ऑलरेडी CPU के अंदर डिज़ाइन होते हैं मदरबोर्ड के अंदर। CD आप जानते हैं एक्सटर्नल भी हम यूज़ करते हैं। तो ये जितने भी HDD या CD वगैरह या रैम ये सभी हुआ, ये मेमोरी एलोकेशंस के रिलेटेड। फिर हमारा बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बोलते हैं। मतलब जब आप जैसे कंप्यूटर आप जैसे ये स्टार्ट करते हैं, आप जानते हैं विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम रन नहीं कर सकता है हमारा कोई भी कंप्यूटर, जो भी स्टार्टिंग प्रोसेस। बूटिंग सिस्टम होता है उसमें ऑलरेडी, तो ये सारा चीज़ डिज़ाइन किस में रहता है, तो बायोस के अंदर, जिसको बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक, इसके आप देखेंगे लेफ़्ट साइड में हमने लिया। अब क्या क्या हम यूज कर रहे हैं इनपुट के माध्यम से, जैसे कीबोर्ड के माध्यम से, माउस के बारे में हमने आपको बताया, और भी बहुत सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो सकते हैं। तो एक साइड में हमने लिया है इनपुट डिवाइसेस, और जितने भी डेटा आ रहा है वो सेंट्रल पॉइंट में। सेंट्रल पॉइंट क्या है हमारा CPU, और CPU के अंदर आप देख रहे हैं रैम, HDD, CD वगैरह ऑलरेडी डिफाइंड है। अब ये प्रोसेस करके फिर रिजल्ट देगा, तो एक साइड में आप देख रहे हैं हमने आउटपुट डिवाइसेस लिया। जैसे आउटपुट किस रूप में आपको मिलेगा डेटा, जो भी आपका रिज़ल्ट होगा, मॉनिटर में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, प्रिंटर यूटिलाइज़ कर सकते हैं कोई डॉक्यूमेंट अगर प्रिंट करना है, या स्पीकर वगैरह जो हियरिंग डिवाइसेस होते हैं आप, वो भी हमारा आउटपुट डिवाइसेस है, या बहुत सारे और भी आउटपुट डिवाइसेस हो सकते हैं। तो ये डायग्राम रहा कि डेटा इनपुट के माध्यम से कैसे कंप्यूटर में जाएगा, कंप्यूटर उसको कैसे प्रोसेस करेगा, और फिर आउटपुट जो है किसके रूप में हमें वो डिस्प्ले करेगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में अब वो तो बेसिक रहा आपका फंडामेंटल में कि कंप्यूटर एक्चुअली है क्या। अब हम चलते हैं थोड़ा इसके हिस्ट्री में जाते हैं। हिस्ट्री करने का मतलब अभी आप जो देख रहे हैं, आप देखते होंगे अभी इतनी टेक्नोलॉजी वास्ट हो गई है, हमारा AI रोबोटिक सिस्टम अभी ह्यूमन के जैसा हम दूसरे जो है सेम एक ह्यूमन जो है जनरेट कर सकते हैं मशीनिकल वे में। तो ये कमाल किसका है, ये जिस अनुसार से इवोल्यूशन हुआ कंप्यूटर की दुनिया में, हम वहाँ से अभी ऐसे जगह पे पहुँच चुके हैं कि हम जो सोचते हैं कि हाँ ये मशीन ये कर सकता है, तो हम कोडिंग के माध्यम से, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के माध्यम से, डिफरेंट सर्किट डिज़ाइन के माध्यम से हम बहुत सारे टेक्नोलॉजी उसमें मैनिपुलेट कर सकते हैं, और उसके माध्यम से हम मतलब जो भी टेक्नोलॉजी है हम वास्ट वे में बहुत सारे AI ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिज़ाइन भी कर सकते हैं। एजेंट जैसे जो भी रोबोट हमारा ह्यूमन स्पेसिफिक किसी एजेंट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, हमारा इंस्ट्रक्शन को पालन कर सकता है, सेम टू सेम हम जो चाहे हमारा काम वो कर सकता है। तो अभी तक पहुंचने में क्या क्या इस कंप्यूटर की दुनिया में इवोल्यूशन हुआ, क्या हमारा हिस्ट्री था, तो थोड़ा हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमने यहाँ मेंशन किया, द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स स्पैन्स फ्रॉम एंशियंट कैलकुलेशन टूल्स लाइक द अबैकस टू मॉडर्न AI ड्रिवन सिस्टम, पासिंग थ्रू 5 डिस्टिंक्ट जनरेशन डिफाइंड बाई की टेक्नोलॉजी शिफ्ट्स। अभी हमने आपको बताया कि आप जानते हैं जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, जब इन्वेंशन हुआ, तो डायरेक्टली कंप्यूटर नाम का कोई फैक्ट नहीं था, कोई वर्ड नहीं था। हम सिंपली एक कैलकुलेशन कह सकते हैं, जैसे आप जोड़ घटाव जो भी होता है, तो कैलकुलेशन की दुनिया से ही कंप्यूटर में इवोल्यूशन हुआ, तब टर्म आया कंप्यूटर।
तो एक्चुअली जो कंप्यूटर अभी वर्ड देख रहे हैं, एक्चुअली ये कंप्यूटर नाम का कोई वर्ड नहीं था, कोई फैक्ट ही नहीं था कि कंप्यूटर का कोई लॉजिक ही नहीं था किसका, तो बस कैलकुलेटर हम बोल सकते हैं, क्योंकि ओनली फॉर जोड़ घटाव इसी से रिलेटेड जो है हम स्टार्ट किए हिस्ट्री में जब जाएंगे तो, और तब कंप्यूटर की दुनिया में वही टर्म जो है चेंज्ड हुआ बहुत सालों के बाद। तो अबाकस जो है कहते हैं वो फर्स्ट हमारा ऐसा कैलकुलेशन सिस्टम बना हुआ था, वो भी मशीनिकल वे में नहीं, ठीक ना, क्योंकि बहुत एंशियंट टाइम का बात है, उस समय कुछ टेक्नोलॉजी नहीं था, तो बस हम जोड़ घटाव ये सब कुछ स्लाइड्स वगैरह कर सकते थे बेसिकली। फिर वहाँ से लेकर मॉडर्न जो अभी एआई ड्रिवन सिस्टम्स है, आप देखते हैं आप स्कूल में जो स्मार्ट बोर्ड लगे हुए हैं, आप देखते होंगे अभी आप स्कूल में अभी आपका अटेंडेंस सिस्टम ऑनलाइन बनता होगा, तो कहाँ से वो सर्वर डिज़ाइन किया गया है, कहाँ स्पेसिफिक आपका डेटा ऑलरेडी लोड है और आप उसको स्कूल में यूज़ कर सकते हैं। आप जो भी फेशियल रिकग्निशन उसमें होते हैं उसके माध्यम से आपका प्रेजेंट है आप स्कूल में या नहीं है, तो सारा कुछ ये कहाँ से आया, ये दिन प्रतिदिन हमारा जो कंप्यूटर में है वो इवोल्यूशन होते चला गया और हम इतने वास्ट टेक्नोलॉजी में अभी पहुंच गए हैं कि बहुत सारे चीज़ें जो है हम कोडिंग के माध्यम से कर सकते हैं। तो पासिंग थ्रू 5 डिस्टिंक्ट जनरेशन, इसमें हम 5 जनरेशन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक ना। जैसे आप सिंपली मोबाइल के बारे में भी पढ़ते हैं, जब मोबाइल का आविष्कार हुआ, आप जानते हैं जैसे 1990s के बाद जाके कुछ मोबाइल के दुनिया में इन्वेंशन हुआ। मोबाइल में भी पहले जो है जो भी आपका इनकमिंग, इसके लिए भी आपको चार्ज देना पड़ता था। धीरे धीरे ऐसी उसमें टेक्नोलॉजी लाया गया कि उसकी जो कॉस्ट एनालिसिस थी उसको कम कर दिया गया। फिर आप देखते होंगे 2G का ज़माना आया, फिर 2G के बाद 3G आया, उसके बाद 4G आया, अभी 5G रिप्रेजेंट आप इंडिया में कर रहे हैं। आप दूसरे कंट्रीज़ में जाएंगे वहाँ 6G भी वहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है। हमारे भी इंडिया में कुछ महीने कुछ साल के बाद आप देख सकते हैं इसमें भी टेक्नोलॉजी विकास हुआ, हम भी 6G यूज़ कर सकते। तो ये जो G देख रहे हैं ये G कुछ है नहीं, ये जनरेशन है। और कंप्यूटर के भी दुनिया में ये इवोल्यूशन जो है, इवोल्यूशन दैट मीन्स ये भी जनरेशन, ठीक ना। तो कंप्यूटर भी टेक्नोलॉजी है, मोबाइल भी टेक्नोलॉजी है और हमें दोनों अध्ययन करने हैं क्योंकि सारा कुछ जनरेशन पे डिपेंड है। तो ये जनरेशन किसके माध्यम से अलग अलग, जैसे यहाँ हमने लिया कि कंप्यूटर की दुनिया में 5 जनरेशन हम चर्चा करेंगे, तो ये 5 जो आया कैलकुलेशन, ये किस आधार पे आया, ये स्पीड के आधार पे आया, ये साइज़ के आधार पे आया, ये डिफरेंट टेक्नोलॉजी जो आप देख रहे हैं, पहले वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह यूज होते थे, आप क्लास 9-10 में भी इसका अध्ययन किए होंगे, और अभी जो है डिफरेंट टाइप्स का स्मॉल सर्किट्स वगैरह यूज होते हैं। आप जो स्मार्ट वॉच पहनते हैं, पता ही वो कैलकुलेशन आपका करता है, कंप्यूटर से रिलेटेड वो चीज़ है। कितना भास्ट उसमें टेक्नोलॉजी आ गया कि सर्किट इतने छोटे छोटे डिज़ाइन हैं, इतने कह सकते हैं इसको नैनो टेक्नोलॉजी, माइक्रो टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है कि हम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं एआई ड्रिवन प्रोग्रामिंग के तहत, ठीक। फिर है कंप्यूटर्स इवॉल्व फ्रॉम मैसिव वैक्यूम ट्यूब बेस्ड मशीन्स इन द 1940s to compact powerful devices using microprocessor and AI becoming faster, smaller and more accessible। अभी जो आपको हमने बताया शुरुआत कहाँ से हुई, तो जब शुरुआत हुई तो काफ़ी मैसिव इसका साइज़ भी होता था। जिस रूम में हम कंप्यूटर डिज़ाइन कर रहे हैं, आप आगे भी पढ़ेंगे, जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर होता था, तो जिस रूम में हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसके चारों तरफ उसको कूल रखने के लिए बहुत सारे मशीन उसमें फिट किए जाते थे, क्योंकि काफ़ी वो हीट हो जाता था, उसको दूसरे जगह कंपैटिबल नहीं था, हम ले नहीं जा सकते थे। तो ये सब जो चीज़ें जब हिस्ट्री में जाएंगे तो पता चलेगा, वहाँ से हमारा जो है कंप्यूटर स्टार्ट हुआ, ठीक। फिर वैक्यूम ट्यूब इसमें यूटिलाइज होने लगा। फिर आए हम 1940s में, तब कहते हैं कि हमारा जनरेशन उस समय से स्टार्ट हुआ। कब से? 1940s, क्योंकि धीरे धीरे उसी टाइम से हमारा टेक्नोलॉजी जो है अलग अलग मॉडल में हम उसको इवॉल्व करते चले गए और वहाँ से हम माइक्रो प्रोसेसर की तरफ बढ़े। माइक्रो प्रोसेसर से हम एआई ड्रिवन प्रोग्रामिंग में आए, तब जाके हमारा ये टेक्नोलॉजी फास्टर, स्मॉलर
और मोर एक्सेसिबल, मतलब ज़्यादा जो है हम कम टाइम में बहुत सारे लॉजिक जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे टूल्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड में हमने एक डायग्राम लिया जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का। आपको आपने जैसे अब बताया है कि 5 जनरेशन हम इसमें चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं फर्स्ट जनरेशन में 1940 से 56 तक हमने लिया, फिर सेकेंड जनरेशन में 56 से 63 तक आया। आप देख रहे हैं ये जो फर्स्ट जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में चेंजेज आया, किसके अकॉर्डिंग आया, क्यों हम इसको कैटेगराइज किए, तो उसके साइज में चेंजेज आया, उसके स्पीड में चेंजेज आया, और जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ उसमें चेंज आया। तो ये जो चेंज देख रहे हैं यही जनरेशन है, इससे अलग कुछ नहीं है। फिर हमारा थर्ड जनरेशन है जो 64 से 71 में आया। उसके बाद हमारा फोर्थ जनरेशन आया, फोर्थ जनरेशन 71 से प्रेजेंट में भी यूज कर रहे हैं, और फिफ्थ जनरेशन भी प्रेजेंट हम यूज कर रहे हैं। देखिए एक्चुअली क्या है कि फोर्थ और फिफ्थ दोनों जनरेशन हम यूज कर रहे हैं, और दोनों जनरेशन में फ़र्क यही है कि फोर्थ जनरेशन जो हम 1971 से अभी तक यूज कर रहे हैं, ये हमारा जो पर्सनल जैसे कंप्यूटर है, हम कुछ डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो भी यूज करते हैं सिस्टम पे, लैपटॉप पे, ये हम फोर्थ जनरेशन के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं। फिफ्थ जनरेशन जो AI ड्रिवन होता है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे आप मान लेते हैं मौसम विभाग हुआ, हमारा कोई सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन हुआ, जैसे इसरो हुआ, नासा हुआ, तो ये सब फिफ्थ जनरेशन और इससे भी वास्ट रेंज में टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड में कुछ की इराज एंड जनरेशन, जैसे प्री मैकेनिकल एंड मैकेनिकल इरा, जिसको अभी जो आप 5 जनरेशन बोले, हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में चर्चा करते हैं। 1940 से पहले जो भी था वो हम जनरेशन जो है नहीं बोलते थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो था सब सेम ही था, टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस नहीं हुआ 1940s तक। ठीक, अर्ली टूल्स लाइक द अबाकस, उसके बाद ब्लेज पास्कल्स, पास्कल लाइन कहते थे, एंड चार्ल्स बैबेजेस। आप देखते थे, कहते चार्ल्स बैबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि फर्स्ट उन्होंने ऐसा एनालिटिकल इंजन, और उन्होंने डिफरेंस इंजन भी बनाया था, दोनों कुछ सालों के अंतराल में उन्होंने डिज़ाइन किया। उस समय से बोलते हैं कि कंप्यूटर में जनरेशन की शुरुआत हुई, क्योंकि टेक्नोलॉजी वहीं से चेंजेस होना स्टार्ट हुआ। तब आया हमारा फर्स्ट जनरेशन जो 40 से 56 तक गया। अब क्या क्या इसमें आया, जैसे हमने बताया कि इसके स्पीड में, इसके साइज़ में, इसके कैपेसिटी में चेंजेज आया, तो उसका हमने चर्चा किया। क्या टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुआ, वैक्यूम ट्यूब्स हुआ, ठीक ना। लार्ज तो था ही, चूँकि फर्स्ट जनरेशन था, उस समय उतनी इवॉल्वमेंट नहीं हो चुकी थी। एक्सपेंसिव भी था, एंड अनरिलायबल मशीन लाइक ENIAC एंड ENIAC। कहते हैं ENIAC ENIAC जो भी है, ये कैलकुलेशन के तौर पे ही उस समय भी कंप्यूटर को हम मानते थे। इतना अभी आप जो देख रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह, ये सब उस समय कुछ नहीं था, सिंपली कैलकुलेशन कर सकते थे, ये जो भी लॉजिक है। यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स फॉर सर्किटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी। मेमोरी कैसे वहाँ पे स्टोर होता था, तो सर्किटरी एंड मैग्नेटिक, कहते हैं मैग्नेटिक टेप वगैरह यूज होते थे शुरुआत के कंप्यूटर में, उसके माध्यम से हम मेमोरी जो है, और काफ़ी कम होती थी। अभी आप जो देख रहे हैं GB या PB या TB, टेराबाइट वगैरह आप यूज करते हैं। अभी आप डेस्कटॉप कंप्यूटर देखते होंगे, वहाँ पे TB या जो भी आप हार्ड डिस्क यूटिलाइज करते हैं, उस समय ऐसा कुछ नहीं था। उस समय तो कहे कि KB की भी शुरुआत नहीं हो चुकी थी, क्योंकि लॉजिक की कोई टेक्नोलॉजी ही उस ढंग से विकसित नहीं था। तो ये हमारा फर्स्ट जनरेशन है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं सेकेंड जनरेशन जो हमारा 56 से 63 तक गया। अब इसमें क्या क्या चेंजेज आया, वैक्यूम ट्यूब्स रिप्लेस हो गया, किससे, ट्रांजिस्टर्स आने लगे, ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स रिजल्टिंग इन स्मॉलर। तो थोड़ा उससे इसका जो साइज हुआ वो कम हो गया, रिजल्ट भी जो भी आता था थोड़ा उससे वास्ट आने लगा, एंड मोर एनर्जी एफिशिएंट कंप्यूटर्स। ठीक, फिर थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, 64 से 71 तक जो हम बोलते हैं, इसमें क्या चेंजेज आया, ट्रांजिस्टर भी रिप्लेस्ड हो गया, किससे, ICs बोलते हैं, जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट्स बोलते हैं। तो थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स वेयर मैन्युफैक्चर्ड ऑनटू सिलिकॉन चिप्स। ये जो ICs जो देखते हैं वो सिलिकॉन का बना होता है। तो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर जो है वो एक IC का रूप लेने लगा, आप समझ सकते हैं। तो बिल्कुल जो है हमारा जो साइज़ था, रैदर देन अभी जो आप कंपेयर करेंगे और पिछले जनरेशन में कंपेयर करेंगे कंप्यूटर का साइज़, तो बेसिकली जैसे ही IC यूटिलाइज्ड होने लगा, साइज़ भी कम हो गया, सिलिकॉन चिप्स आने लगे, IC यूटिलाइज होने लगे,
ड्रामेटिकली इंक्रीजिंग स्पीड एंड एफिशिएंसी। और जैसे ही आईसी का सेंस आएगा उसकी जो स्पीड होगी वो ड्रामेटिकली मतलब वास्ट वे में इंक्रीज होने लगेगी, उसकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड में आप देख रहे हैं फोर्थ जनरेशन जो 1971 से अभी प्रेजेंट में हम यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं हमने आपको बताया, आईसी यूज कर रहे हैं और आईसी को ही हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। आप सीपीयू में देखेंगे बहुत सारे रजिस्टर्स वगैरह होते हैं, मेमोरी एलोकेशन जैसे रैम, ये सब सारा आप जो हार्ड डिस्क देखते हैं तो सारा चीज़ डिज़ाइन है एक छोटा सा सीपीयू के अंदर ही सारा कुछ जो है डिज़ाइन है। ये किसके अंतर्गत चेंजेस हुआ, ये माइक्रो प्रोसेसर्स आने लगे, उसमें सिंगल चिप यूज होने लगे, स्पार्कलिंग द पर्सनल कंप्यूटर। ये सब जो हम पर्सनल कंप्यूटर में भी यूज करते हैं सेम टू सेम फीचर्स रहता है। रेवोल्यूशन एंड लेटर द इंटरनेट एज। और जैसे ही ये फोर्थ जनरेशन आया तो धीरे धीरे हमारा इंटरनेट का भी सेंस आने लगा और इसलिए कहते हैं 1990s के बाद जो है इंटरनेट की भी दुनिया में इवोल्यूशन होने लगा। तो ये किस में हुआ, फोर्थ जनरेशन। ठीक, फिर फिफ्थ जनरेशन जो एआई ड्रिवन प्रोग्रामिंग के लिए ज़्यादातर यूज होते हैं, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। अभी कुछ सालों तक फिफ्थ जनरेशन भी हमारा चलेगा। ये कहाँ पे यूटिलाइज हो रहे हैं या यूज हो रहे हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोकस्ड ऑन एआई, पैरेलल प्रोसेसिंग एंड क्वांटम कंप्यूटर टू क्रिएट इंटेलिजेंट, रेस्पॉन्सिव एंड नेचुरल लैंग्वेज बेस्ड सिस्टम। जो भी लैंग्वेज बेस्ड सिस्टम होता है मतलब प्रोग्रामिंग के माध्यम से कोई एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोई एजेंट्स जो है हम सेम टू सेम हमारे कोडिंग के डिफरेंस में अगर हम जनरेट कर रहे हैं तो जितने भी कोडिंग उसमें यूटिलाइज होते हैं हम कह सकते हैं वो हमारा फिफ्थ जनरेशन का कोडिंग है। या फिर जो भी हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है जैसे मौसम विभाग, पूर्वानुमान उसके लिए किया जाता है। तो ये सब कहाँ से उस पता चलता है ऑर्गेनाइजेशंस को, ये हमारा जो भी एआई ड्रिवन प्रोग्राम है सैटेलाइट के माध्यम से सारा डेटा जो है पहले से उसको संभावित करके कलेक्ट किए हुए रहता है, जिसके माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त होती है कि आने वाले जो 24 आवर्स होंगे, 48 आवर्स होंगे या नेक्स्ट वीक क्या मतलब कुछ ऐसा मौसम के बारे में आपको जानकारी मिल सकती है। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड पे कुछ ब्रेक थ्रोज है इसके, जैसे हार्डवेयर क्या क्या उसमें यूज हुए थे और क्या क्या जो है ब्रेक थ्रो उसमें आया। जैसे पहला हार्डवेयर शिफ्टेड फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब टू ट्रांजिस्टर, आईसीज एंड माइक्रो प्रोसेसर। आपको याद रखना है इवोल्यूशन जब हुआ तो वैक्यूम ट्यूब से अभी हम कहाँ तक पहुँच चुके, तो माइक्रो प्रोसेसर तक पहुँच चुके। साइज एंड स्पीड, ड्रास्टिक रिडक्शन इन फिजिकल साइज अलोंगसाइड एक्सपोनेंशियल इंक्रीजेज इन प्रोसेसिंग पावर। जैसे ही हार्डवेयर कंपोनेंट जो है माइक्रो प्रोसेसर में यूटिलाइज होने लगे वैसे ही हमारा साइज, स्पीड सब में जो है ड्रास्टिकली चेंजेस आने लगा। फिर फंक्शनलिटी क्या क्या हुए, तो इवॉल्व फ्रॉम सिंपल कैलकुलेशन टू एडवांस डेटा प्रोसेसिंग, नेटवर्किंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे हार्डवेयर कंपोनेंट चेंज होगा हमारा साइज, स्पीड सब में चेंजेस जाएंगे, वैसे ही हमारा फंक्शनलिटी भी चेंजेस होने लगेंगे। हम डिफरेंट एडवांस्ड वास्ट टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। इसका यूटिलाइज हम नेटवर्किंग की दुनिया में यूज कर सकते हैं, इसका यूटिलाइज हम एआई ड्रिवन प्रोग्राम में कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड में कंप्यूटर फंक्शनल कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरकनेक्शंस, कैसे इंटरकनेक्शंस होते हैं एक दूसरे डिवाइसेस में, हमने इसमें विस्तार से चर्चा किया है। जिस कंप्यूटर फंक्शनल कंपोनेंट्स कंसिस्ट ऑफ इनपुट यूनिट, सीपीयू जो एएलयू, सीयू और रजिस्टर के माध्यम से उसमें डेटा फीड होते हैं, आपको पता है। मेमोरी यूनिट जिसको जैसे प्राइमरी, मेन मेमोरी ये सभी जो एलोकेट होता है, रैम, रोम या और भी बहुत सारे स्टोरेज कैपेसिटी हो सकते हैं। एंड आउटपुट यूनिट ऑल कनेक्टेड वाया वर्ड सिस्टम, एड्रेस, डेटा एंड कंट्रोल। बहुत सारे उसमें रजिस्टर भी सीपीयू के अंदर जो है अलॉटेड होते हैं, उसके माध्यम से जैसे हम एड्रेस, डेटा या कंट्रोल बस सिस्टम जो है इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिसके माध्यम से आपका जो भी डेटा फीड करते हैं वो आपका इनपुट आपसे लेता है और तब वो प्रोसेस करता है टू परफॉर्म इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। जो साइकिल्स हमने बताया है कि डेटा आपका इनपुट के माध्यम से लिया, प्रोसेस किया, आउटपुट दिया, तो ये सारा एक चक्र के वे में चलता रहता है, जिसको हम बोल सकते हैं ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। द CPU executes instructions while the bus system facilitates
डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन कंपोनेंट्स इंश्योरिंग एफिशिएंट ऑपरेशंस। और जब तक ये इंटरकनेक्शन जो है ये सही वे में अगर नहीं होगा, अगर कुछ भी उसके कंट्रोल यूनिट या जो भी उसमें एएलयू सिस्टम होते हैं, उसमें जो रजिस्टर्स होते हैं, अगर डेटा एक दूसरे से वो बस सिस्टम इंटरकनेक्टेड नहीं होंगे तो पता चलेगा जो भी उसमें ऑपरेशंस हो सकते हैं वो एफिशिएंट मैनर में नहीं होगा, और हो सकता है आप जो इनपुट दे रहे हैं वो प्रोसेस करने में कैपेबल नहीं हो सकता है अगर प्रोसेस करने के बाद जो आपको रिज़ल्ट मिल रहा है वो जो आप चाह रहे हैं कि फाइनल ये रिज़ल्ट आना चाहिए वो नहीं आया। मीन्स उसकी जो एफिशिएंसी जो है आपने उसके बस सिस्टम में जो भी उसमें एड्रेस डेटा या कंट्रोल यूनिट होते हैं उसमें चेंजेस हो सकते हैं, कुछ आपने एरर किया होगा उसके इंटरकनेक्शन में, तब ये रिज़ल्ट जो है आपको एफिशिएंट मैनर में नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड पे हमने डायग्राम लिया है। डायग्राम वही है इनपुट जो आप दे रहे हैं सिस्टम को। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट भी होते हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट भी होते हैं और मेमोरी यूनिट होते हैं। क्योंकि बेसिकली जो इनपुट आप दे रहे हैं, जो डेटा फीड कर रहे हैं, सीपीयू के अंदर आपका सीयू, एलयू और मेमोरी यूनिट एक साथ तीनों काम करेगा। सीयू का क्या काम है? इनपुट से लेकर आउटपुट सारा चीज़ मैनेज करना है, इंक्लूडिंग जो उसमें प्रोसेस हो रहा है। एलयू का क्या काम है? जब आप कोई भी डेटा कैलकुलेटेड उसमें मोड में रहता है, जैसे मान लीजिए आपका सब्ट्रैक्शन हुआ, एडिशन हुआ, तो सारा चीज़ कौन करेगा? वो एलयू करेगा। और डेटा जैसे ही रिज़ल्ट फाइनली आपको मिलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका मेमोरी यूनिट होगा जहाँ डेटा जो है टेम्पोररी या परमानेंटली सेव हो सकता है। टेम्पोररी हमने आपको बताया था, अगर टेम्पोररी डेटा जो आप रिज़ल्ट तो आपको मिल जाएगा, अगर सेव नहीं कर रहे हैं तो डेटा फिर आप शट डाउन कर देंगे सिस्टम, फिर बाद में आपको रिकवर नहीं होगा। लेकिन अगर स्टोरेज कोई मीडिया है, हार्ड डिस्क वगैरह या जो भी एक्सटर्नल मीडिया से आपने सेव कर दिया तो मेमोरी यूनिट पे वो सेव रहेगा, और ये सारा चीज़ होने के बाद आपको आउटपुट के रूप में रिजल्ट देगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड में कुछ कंपोनेंट्स है, फंक्शनल कंपोनेंट, जैसे इनपुट यूनिट टेक्स डेटा फ्रॉम द यूजर, इनपुट माउस स्कैनर एंड कन्वर्ट्स इनटू ए बाइनरी फ्रॉम द कंप्यूटर्स। मतलब आप तो जानते हैं, आपने पिछली कक्षाएं जो भी 5, 6, 7, 8 ये सब में आपने पढ़ा होगा कि बाइनरी सिस्टम के बारे में भी पढ़ा होगा कि जो भी आप डेटा फीड करते हैं वो 0, 1 के कैलकुलेशन से वो आपका लेता है। आप देख रहे हैं कि आपने क्या डेटा दिया, बट कंप्यूटर उसको 0 और 1 के, जिसको बहुत सारे न्यूमेरिक कोड भी बोलते हैं, जब असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर हम पढ़ाएंगे उसमें आपको ये और भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा। तो जो भी डेटा जो है कीबोर्ड, माउस या स्कैनर्स वगैरह हुआ, ये सारे डेटा को रिप्रेजेंट क्या करेगा, जो भी डेटा दे रहे हैं तो बाइनरी सिस्टम में। ठीक, बाइनरी सिस्टम से वो सीपीयू जितने भी डेटा होगा, चूँकि ऑलरेडी जानते हैं सीपीयू ब्रेन होता है, जितने भी एएलयू और मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट डेटा को प्रोसेस करेगा, वो तीनों हमने एक्सप्लेन किया है। एएलयू लिया, इसका फुल फॉर्म भी हमने लिखा है, सीयू का है, और रजिस्टर वही जो माइक्रो प्रोसेसर हमने कुछ स्लाइड पहले बताया, और जो मेमोरी यूनिट होता है उसको हमने रजिस्टर के रूप में यहाँ पे एक्सप्लेन किया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में कुछ और भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे मेमोरी यूनिट, एएलयू जो भी था, रजिस्टर था, सारा कुछ कहाँ पे रहेगा, तो मेमोरी यूनिट एलोकेट होगा। मेमोरी यूनिट आप जानते हैं रैम, जिसको प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, ये टेम्पररी होता है। वोलाटाइल स्टोरेज फॉर एक्टिव डेटा। वोलाटाइल आप जानते हैं, जब कंप्यूटर अगर शट डाउन हुआ फिर दोबारा आप खोलते हैं तो वो डेटा आपको प्राप्त नहीं होगा। वोलाटाइल मीन्स एक बार शट डाउन हुआ तो मेमोरी जो है लॉस हो गया, ठीक ना। और एक आप पढ़ते हैं नॉन वोलाटाइल, जिसको बोलते हैं जो कंप्यूटर में ऑलरेडी सेव्ड रहता है, फिर दोबारा अगर शट डाउन के बाद आप खोलते हैं तो फिर डेटा आप ले सकते हैं। वो सारा चीज़ किस में रहेगा, तो नॉन वोलाटाइल सेकेंडरी मेमोरी में जाता है। चूँकि सेकेंडरी मेमोरी हमारा कंप्यूटर सिस्टम में एसडीडी, जिसको हार्ड डिस्क ड्राइव भी बोलते हैं, आजकल उसका एसएसडी भी आने वाला लगा, सॉलिड स्टेट ड्राइव भी बोलते हैं। तो ये सब जितने भी है ये परमानेंट स्टोरेज लोकेशंस हैं। तो परमानेंट स्टोरेज फॉर लॉन्ग टर्म डेटा, आप जब तक उसको रख सकते हैं। फिर हमारा आउटपुट है जो प्रेजेंट प्रोसेसेस डेटा टू द यूज़र, किसके माध्यम से, मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर के माध्यम से। तो
आज के लिए जो भी आपने स्लाइड्स आपने देखा, हमने बेसिकली कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में चर्चा किया और इसका और भी पार्ट्स होंगे आगे की तरफ, बट आज के लिए हम यहाँ इसको एंड करते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो आप देख रहे हैं लाइव टेलीकास्ट, ये आप DTA जो भी चैनल्स है इसके, इस पे तो देख ही रहे हैं, साथ साथ PM ई-विद्या ऐप जो NCERT के द्वारा ऑलरेडी आपको गूगल प्ले स्टोर से भी आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड करके और स्कूल में भी आप अपने टीचरों के माध्यम से आप इसको, जो भी स्मार्ट बोर्ड आपके स्कूल में लगे हैं, आप PM ई-विद्या ऐप के माध्यम से भी लाइव टेलीकास्ट इसको देख सकते हैं। वहाँ पे आपको यूट्यूब का आपको चैनल्स भी मिलेंगे, आप चाहे तो बाद में भी यूट्यूब के माध्यम से इसको देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।